नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। परोपकार और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम डॉक्टर सीताराम जिंदल। इस साल समाज में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर सीताराम जिंदल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सीताराम जिंदल जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड जैसी एक बड़ी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं। जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड देश की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। एक बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर सीताराम जिंदल को दुनिया जानती है, लेकिन इस टाइकून के पीछे छिपा है उनका विजनरी और बेहद इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व। डॉक्टर सीताराम जिंदल एक बहुत बड़े दानवीर व्यक्ति हैं, जो सिर्फ एक बड़े व्यवसायी नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अन्य लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। उन्होंने कई चैरिटी ट्रस्ट और सोसाइटी शुरू की। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों की स्थापना की। डॉक्टर सीताराम जिंदल ने लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपना हाथ हमेशा आगे बढ़ाया है। खासकर ड्रगलेस प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचर क्योर चिकित्सा में डॉक्टर जिंदल का योगदान प्रेरणादायक है। वो अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद करने का काम करते हैं और आज वो खुद संसद टीवी के साथ जुड़ रहे हैं अपने जीवन सफर, अनुभव, अपने विजन और चैलेंजेस को हमारे साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर सीताराम जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर जिंदल, आप उम्र के 9 दशकों को पार कर चुके हैं। आपके अनुभव काफी ज्यादा मायने रखते हैं हम सभी के लिए। डॉक्टर जिंदल, आपका पूरा जीवन बेहद प्रेरणादायक रहा है। सबसे पहले आपके शब्दों में पूरे जीवन सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीवन सफ़र तो बहुत लंबा है, ये ठीक है, लेकिन इसमें अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आए हैं। और हमने शुरू किया था खेती से, एग्रीकल्चर। और गांव में रहते थे मेरे फादर, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, पीजेंट, और एट द सेम टाइम लैंडलॉर्ड थे, उनकी बहुत ज़मीनें थी। तो घोड़ों पर जाते थे, खेत को देखते थे, संभालते थे। उससे ऊपर आ गए, फिर बड़े भाई कलकत्ता गए, वहाँ बिजनेस किया और मैं पढ़ता था। देन इवेंचुअली मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर नेचुरोपैथी की डिग्री भी ली और आगे बिजनेस चलाया सारा। कई फैक्ट्रियाँ लगाई और उसमें बिजनेस को प्रमोट किया आगे से आगे, सब भाई मिल करके साथ। बाद में हमारा डिवीज़न भी हो गया बहुत पीसफुली, हारमोनियसली, और फिर आगे बढ़ते रहे सब। मैं बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, ज़्यादा मेरा ध्यान हो गया फिलैंथ्रोपी की तरफ, लोगों की सेवा करना कोई भी ढंग से, किसी तरह से। और फिर नेचुरोपैथी की तरफ आया, क्योंकि बंगलोर में फैक्ट्री लगाई मैंने 1968 में, 1968 में, अल्मुनियम की। तो वो करते करते फिर 10 साल के बाद नेचुरोपैथी की इंस्टीट्यूट भी लगाई उसमें, क्योंकि ट्रस्ट बना रखा था हमने। ट्रस्ट में और एक्टिविटीज़ हो रही थी काफ़ी, तो फिर ये लगा करके और इसमें सेवा करनी ज़्यादा उचित समझी। वैसे एलोपैथी के हॉस्पिटल भी चल रहे थे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह सब सेवाएं हो रही थी। इसके अलावा स्कॉलरशिप में काफ़ी काम किया, क्योंकि हमारे देश में गरीब बच्चों की कोई देखभाल नहीं होती, सुनाई नहीं होती थी, जी और वो अनएजुकेटेड रह जाते थे, खास करके गांव में। उन दिनों में तो बहुत गरीबी थी। जी जी, आपने जैसा बताया कि किस तरह से जो नेचुरोपैथी है उस तरफ आपका रुझान हुआ। एक 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 इंसिडेंट रहा आपके जीवन में। आपको जी, पेट से जुड़ी तकलीफ हुई थी और इस परेशानी ने कहीं न कहीं जो आपका विश्वास है वो नेचुरल क्योर, नेचुरोपैथी में बहुत गहरा कर दिया था। और अब देश को इसके बाद नेचुरोपैथी का एक बड़ा अस्पताल मिला। आपने क्या कुछ देखा, समझा, जाना इस दौरान? कैसे लगा कि देश को, लोगों को नेचुरोपैथी के और करीब लाने की ज़रूरत है? ऐसा हुआ कि मेरा विश्वास जम गया इसमें। और क्यों जमा, वो देख से बयान करता हूँ मैं। कि जब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था 1956-7 में, तो उस वक्त मेरे पेट में बहुत तकलीफ हुई थी। तो इसका डायग्नोस किया गया कि एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। उन दिनों में टीबी का कोई इलाज नहीं होता था। तो 6 महीने की
इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया और 6 महीने की म्याद रख दी गई थी चाहे। तो हम्म। फिर एक मेरा मित्र था, वो मेरे को एक छोटी सी नेचुरोपैथी क्लिनिक में ले गए। वहाँ कोई इंडोर फैसिलिटी थी नहीं, बस सिर्फ एक डॉक्टर था, 2-4 अटेंडर थे। तो वो इलाज किया, फास्टिंग का, एनीमा का 5 घंटे मुझे रखते थे, और 5 घंटे में बहुत टॉर्चरस ट्रीटमेंट होते थे जिसकी नेचुरोपैथी है। तो फाइनली 20-25 दिन में मेरा तकलीफ जो है वो ठीक हो गई। और फिर नेचुरोपैथी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है खाने की भी, और आराम करना चाहिए, काम कम करना चाहिए। ये तो वीकनेस आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये काम कैसे होगा, कॉलेज भी जाना पड़ता है, फिर भाइयों की हेल्प भी करनी पड़ती है बिजनेस में हमारे में। तो जी। फिर एक मेरा रिश्तेदार था, वो मुझे ले गया योगा सेंटर में। तो वहाँ बहुत लोग आते थे, 400-500। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो बाद में दिल्ली आए थे, वो थे उनके इंचार्ज। तो उन्होंने मेरा इलाज किया, तो योगा की। फिर एक हफ्ते में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, और 15 दिन के बाद फिर मिला मैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप दूध पिएं, परांठा खाएं, पूरी खाएं, सब्जी खाएं, कुछ भी खाएं, कितना भी गरिष्ठ भोजन लें, लेकिन योगा करें 1-1.25 घंटा डेली। और नेचुरोपैथी के ये ट्रीटमेंट है, मड पैक, नीमा वगैरह, इनके भी रखें, जी। क्लीन सिस्टम रखें अपना, जी। तो कभी बीमारी नहीं होगी। तो मैंने ये किया, तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि नेचुरोपैथी में खाना बिल्कुल दूसरी टाइप का देते हैं, हल्का, लेकिन वो भी ज़रूरी है। हम्म। तो फिर मेरा वो बीमारी चली गई। तो जी। ऐसे 4-5 केस और देखे मैंने। तो उस टाइम में मैंने अपना मन में ये डिटरमाइन कर लिया कि कभी भगवान ने मौका दिया तो मैं एक जॉइंट योगा और नेचुरो क्योर की इंस्टीट्यूट बनाऊं, हॉस्पिटल कंबाइंड, जिसमें बहुत लोगों का इलाज होगा। क्योंकि ये तो ऐसी है जो एलोपैथी, आयुर्वेदा, सब ने इसको डिक्लेयर कर दिया इनक्योरेबल, जी। और टीबी के इलाज नहीं हो रहे। तो मेरा को एक नया जीवन मिला। जी। अब हज़ारों फिर लोग, जी, हज़ारों लोग आपके अस्पताल में बिल्कुल नेचुरल केयर के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू बिल्कुल ठीक होकर जा रहे हैं। डॉक्टर जिंदल, आपने एक बार कहा था कि वेल्थ इज़ हेल्थ नाउअडेज़, यानी पैसे लुटाओ और हेल्थ केयर खरीदो। लेकिन आपका ये मकसद कभी नहीं रहा। बिना ड्रग्स, बिना दवाइयों के लोगों को मुफ्त प्राकृतिक चिकित्सा देना आपका मकसद रहा, और इसमें हमने कामयाबी भी देखी है। आपने अपने जीवन के पूरे सफर में जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, उसके लिए काफी इनोवेशंस और थेरेपीज पर भी काम किया है, बड़ा योगदान दिया है। और कहीं ना कहीं हम नेचुरोपैथी की जब बात करते हैं तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मिलती जुलती है। कितना समृद्ध है भारत नेचर और नेचर से जुड़ी थेरेपीज के मामले में। रिसर्च बहुत की है मैंने, 12 साल, और जी। 12 साल रिसर्च करके इसमें काफ़ी मिला है नेचर से, प्राकृतिक। तो बहुत ट्रीटमेंट जो है उनमें सुधार किया है। सबसे बड़ी एक प्राप्ति हुई है, इनोवेशन हुआ है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ये एक वर्ड ऐसा है जो कागजों में देखा जाता था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इसको नहीं लाया गया। ये है सारे अंदर की सफाई, जो सिस्टम्स है हमारे अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमिनेशन सिस्टम है, और कई किस्म की बीमारियां हैं, कोलन है। तो इनको सबको सफाई कर दी जाए तो 60-70% तो बीमारी वैसे ठीक हो जाती है। फिर स्पेसिफिक बीमारी को लेकर के उसका इलाज किया जाता है। तो सारी बीमारियां जो है तकरीबन ठीक होती है। वो बात दूसरी, कुछ एक बीमारियां है जैसे कैंसर है, किडनी का है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन तो हर एक प्रोसेस की होती है। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, ये आयुर्वेद से भी हमारा नेचुरोपैथी सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम नहीं करते क्योंकि नहीं मानते हैं, वो भी दवाई देते हैं। और आजकल तो बहुत पावरफुल दवाई देने लग गए कि उसमें बायोकेमिकल भी मिलाने लग गए। और एलोपैथी में तो है क्यों, एलोपैथी में नेचुरोपैथी से नफरत करते हैं। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। और शुरू में जब की थी नेचुरोपैथी की क्लिनिक यहाँ 78 में, तो सिर्फ 50 बेड से की थी, तो भी बहुत कम आते थे, कोई आता नहीं था।
उन लोगों को घृणा थी नेचुरोपैथी के, मिट्टी और पानी से करते हैं, टॉर्चर करते हैं, खाने को नहीं देते हैं, फास्टिंग और नीम और ये वो तो बहुत कम। और बीच में योगा वाले नेचुरोपैथी के डॉक्टर आपस में झगड़ते थे। वो कहते थे हम खाने को देते हैं, वो कहते हैं नहीं खाना बंद है, खाना देना नहीं चाहिए। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था, उनको मीटिंग भी की थी लेकिन नहीं माने। कुछ नेचुरोपैथ चले गए, योगा वाले फिर भी ठीक थे, उनके ईगो थी काफ़ी भयंकर। तो फिर मैं वाइट कोट पहन करके जाना शुरू किया। डिग्री तो मैंने ले रखी थी नेचुरोपैथी की, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता था। तो 10-15 दिन तक गया तो फिर वो वापस भी आ गए और भी मिलने लग गए। तो फिर ये दोनों उस वक्त मैंने रखा था नाम कि नेचुरोपैथी एंड योगा आर लाइक टू व्हील्स ऑफ ए कार्ट। दोनों का कंबाइंड चलता है, एक के बगैर दूसरा काम नहीं करता है। और इसमें आयुर्वेदा में दवाई ठोकते हैं काफ़ी किस्म की, लेकिन परहेज वो थोड़ा बताते हैं। हम तो नेचुरोपैथी में बहुत परहेज बताते हैं। वी ट्रीट द सिम्टम्स, जी वेयर एज एलोपैथ एंड आयुर्वेदा में है दे ट्रीट द सिम्टम्स, वी ट्रीट द कॉजेस। हम रूट कॉज तक जाते हैं नेचुरोपैथी में, जी बीमारी का कारण क्या है, और वो सिर्फ देख करके क्या बीमारी है वो उसके मुताबिक देखते हैं। परहेज कोई बताते नहीं। खाने का परहेज बताना एक वो बिलो देयर स्टेटस मानते हैं, हम परहेज बहुत बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क है एलोपैथी में और नेचुरोपैथी में। जी जी आयुर्वेदा ठीक ठीक है, वो भी अच्छी है, लेकिन प्योर रखे तो हम कोई किसी किस्म की हर्बल या एलोपैथी की मेडिसिन नहीं देते किसी जी, किस्म जी। की। और इसीलिए वो कहा भी देने जाता है से कि डॉक्टर जिंदल की प्राकृतिक चिकित्सा को भी लेकर, चाहे वो आयुर्वेद की बात हो, नेचुरोपैथी की बात हो, बार-बार यही कहते हैं अच्छे जो विशेषज्ञ हैं कि जो अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं हमेशा उन्हीं की सलाह लें। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फ्री की सलाह भी काफ़ी मिल रही है, क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, किस समय पर लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा। डॉक्टर जिंदल, मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगी, जैसे आपकी प्रतिबद्धता हम जानते ही हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर हम सबने देखी है। दुनिया का विश्वास आज नेचुरोपैथी पर बढ़ रहा है। ख़ासकर हम जान रहे हैं कि जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी अस्पताल हैं, उन पर भी बोझ आज काफ़ी ज़्यादा है पूरी दुनिया में ही, भारत सहित पूरी दुनिया में। ऐसे में आपको लग रहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी इस बोझ को कम कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। अगर मैं चैलेंज से कहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अंदर 700 डिस्ट्रिक्ट है, एक एक नेचुरोपैथी का सेंटर कर दिया जाए बड़ा रूप में, जिसमें जिस कैंपेन का भी होना चाहिए प्रोग्राम। तो आई अश्योर कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल दिस हॉस्पिटल्स विच आर ओवर क्राउडेड टुडे विल बी हाफ एम्प्टी, हुँ, हुँ। आधे खाली हो जाएंगे। इतना बीमारी आएगी नहीं। अब देखिए आप, 100 साल पहले कहाँ हॉस्पिटल होते थे। मेरे याद में 80 ईयर्स अगो, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल होता था जी, हिसार में, कोई और गांव में। और में आज तो सैकड़ों हॉस्पिटल है और ऑल आर ओवर क्राउडेड, और डॉक्टरों की दवाइयों की इतनी कमी नहीं है, भीड़ है। तो फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेचुरोपैथी बीमारियों को निकालती है, दवाइयों का इफेक्ट जो है बिल्कुल साफ कर देती है। इसीलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कहा गया है। और सारे सबका ये हो रहा है, दुनिया से सब जगह से हमारे पास नेचुरोपैथी में आते हैं और सब दुखी हुए हुए हैं। और अब आज के दिन जो स्थिति है वो इतनी गहरी है कि बता नहीं सकते। इतनी भीड़ रहती है, इतने 6 महीने तक का एडमिशन नहीं हो। दो वी हैव 500 बेड हॉस्पिटल, उसमें 500 की कैपेसिटी है, फिर भी बहुत डिमांड रहती है। और भी बहुत आए हैं हॉस्पिटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा कमाने के लिए नियत रहती है सभी की। और इसमें नेचर क्योर को पॉपुलर करने के लिए चैरिटी की जरूरत है, पैसा लगाना पड़ता है अपनी तरफ से। देयर हैज टू बी डेफिसिट, नो क्वेश्चन ऑफ सरप्लस। तो अगर हम पैसा कमाने की कोशिश करेंगे देन इट बिकम्स हेल्थ रिजॉर्ट,
और रिजॉर्ट में तो ठीक है, पैसा कमाया जाता है, लेकिन वो इलाज नहीं होता। उसमें कहे जाते हैं गेस्ट, पेशेंट को हम पेशेंट कहते हैं इसमें। तो गेस्ट को तो नाराज कर नहीं सकते। अब नेचुरोपैथी में तो नाराज भी करना होता है, थोड़ा तकलीफ भी होती है। हम तो ये कहते हैं टॉर्चर करते हैं। जी। तो टॉर्चर अगर होता है तो फिर लोग बार बार क्यों आए, इतने उसकी डिमांड क्यों होगी। फिर भी गर्म सोना बाथ, स्टीम बाथ में बैठते हैं, पसीना आता है, और फिर इमीडिएटली चिल्ड वाटर के नीचे डालना पड़ता है उसको। एकदम वो मारता, चिल्ली मारता है, लेकिन वो जरूरी है। टॉर्चर जी। तो थोड़ा सा समझो होता है ये तकलीफ तो, लेकिन फिर अपनी मर्जी से आते हैं, बार बार आते हैं, और जी। उसको बहुत लाइक करते हैं सभी कोई। तो ऐसे ऐसे इलाज है। मड पैक है। अब मड पैक को एलोपैथी वाले कहते हैं तो बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, ये तो बहुत गंदी चीज़ है, ये लगाना शरीर के ऊपर। और अब लाखों को दिया है, आज तक एक इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो वो सब ठीक होकर गए हैं। जी। जी, डॉक्टर नेचुरोपैथी जिंदल। का एक कॉलेज भी शुरू करना था, जी। लेकिन उसमें मदद चाहिए थी एलोपैथी की, ऑन्कोलॉजिस्ट। जी। वो नहीं हुआ, सहयोग नहीं बन पाया, तो कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट सारा पूरा। तो इस तरह से बहुत डिमांड है, और इतनी लोगों में हलचल मची हुई है कि दवाई जो लेते हैं हम, उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको अवॉइड करके कैसे ठीक रह सकते हैं। तो यहाँ आते हैं, वो सीख के जाते हैं, उनको सिखाते भी हैं, ये भी कहते हैं भाई बार बार मत आओ, व्हाई डू यू वेस्ट योर मनी एंड टाइम। हाँ, तो लोग अब फिर ये भी बनाया कि भाई 2 साल से पहले नहीं लेंगे किसी को दोबारा आने के लिए। तो ठीक है। ठीक है, डॉक्टर फिर जिंदल। उनको सिखाते हैं तो 80% ऑफ द पीपल मेंटेन आफ्टर गोइंग बैक होम। हुँ, हुँ। अपना जो रेगुलर जीवन है उसमें मानते हैं, सब चलता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। अब बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है ये प्रसार नेचुरोपैथी का, जी। सबसे ज़्यादा ये है। लेकिन बहुत कम लोग जो है वो मेंटेन करने का करते हैं कोशिश। हाँ, और अब इस पर मेंटेन पे करने पे बात सरकार आई है का डॉक्टर जिंदल, ध्यान बहुत। तो मैं यही चाहूँगी कि कुछ शुरुआती तकलीफ़ों के बाद आपने बहुत सेहतमंद ज़िंदगी जी है, और जैसा मैंने कहा 9 दशक आप पार कर चुके हैं उम्र के। आपने कहा था एक बार कि नेचर इज़ अ हार्ड मास्टर, इट गिव्स हाँ, अस वार्निंग वन्स और ट्वाइस, बट इफ वी डू नॉट हियर, इट कोलैप्स। आम लोगों की ज़िंदगी आजकल हम जान रहे हैं कितनी भागदौड़ भरी है। भारत जो है सबसे युवा देश है, युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज, खासकर सेहत को लेकर? उनको तो बहुत ही जरूरी है, संदेश तो दे सकते हैं, लेकिन कोई चले तो। यानी जो खान पान है आज का, खासकर युवा का, वो बहुत मिजरेबल है। उसमें देखिए ये पिज़्ज़ा, बर्गर, और क्या क्या खाते हैं चीज़, और बाजार की चीज़ बनी हुई है जिसमें केमिकल डालते हैं और स्वाद बनाने के लिए। और भी एक लफ्ज़ मैं भूल गया, वो डालते हैं इसमें। उससे बड़ा नुकसान होता है, कैंसर भी हो जाती है। तो जी। युवा युवा को तो चाहिए कि खान पान का परहेज रखे, और एक्सरसाइज ज़्यादा करे, पानी पिए ज़्यादा, और तली हुई चीज़ें जहाँ तक हो सके अवॉइड करे। तेल, घी ये भी कम खाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि कम खाने से आदमी की कमज़ोरी होती है। ज़्यादा खाने से और उसमें शक्ति आती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये नहीं है। नेचुरोपैथी में उसके मुताबिक खाएं अगर, अच्छी तरह च्यू करके, तो जो भी जितना खाते हैं उसका रस बनता है। ये है कि कितना डाइजेस्ट होता है, उसकी वैल्यू है, न कि रिच खाना। अब दूध पी लिया, बहुत ज़्यादा घी खा लिया, सारा क्या भी कुछ खाएं करें कितना, लेकिन उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है कि हाजम कितना हुआ, ऑब्जर्व कितना हुआ, और कितना हमारा सिस्टम जो है वो टेकअप करता है। जी। बीमारियां रहती है और खाते रहते हैं, और ज़्यादा खा लिया, कभी हलवा खा लिया, कभी कुछ बनवा लिया, वो उनसे बीमारियां बढ़ती है। जी। और वरना पहले ज़माने में बीमारियां थी। ये ठीक है कि अभी साइंस के मुताबिक
एलोपैथी के काफ़ी रिसर्च से निकला है, तो उम्र थोड़ी बड़ी है, 10 साल की, 12 साल की। पहले 70-80 में चले जाते हैं, अब 90-100 तक भी रह जाते हैं लोग। तो लेकिन उस वक्त का देखिए क्या तकलीफ थी। हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी, और तो और पोर्टेबल वाटर नहीं होता था। सारा जमीन से निकलता था, या पॉन्ड्स वगैरह गांव में होते जी। थे, तालाब होते थे, उनका गंदा पानी होता था। और बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, कहीं बाहर जाना पड़ता था। तो इस तरह की तकलीफ जो है वो होती थी पहले। वरना तो जीवन जो पहले इतना अच्छा था वो आज नहीं। मैं साइंस की बदनामी नहीं करता हूँ, जी। आई डोंट क्रिटिसाइज द साइंस, लेकिन साइंस ने अच्छे काम भी बहुत किए, तो साथ साथ में हमारे पल्ले काफ़ी आफत भी डाल दी है। जी, ये प्रिजर्वेटिव्स का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल बाहर की खाने-पीने की चीज़ों में, और ये भी काफ़ी बड़ी आवाज़ चिंता नहीं का आ रही। विषय है। जी, डॉक्टर जिंदल, एक और एस्पेक्ट पर अगर बात करें तो देश में बेहतर एजुकेशन, शिक्षा को लेकर आपका मिशन और विज़न काफ़ी बड़ा है। आपने अपने ट्रस्ट, संस्थाओं, कॉलेज और स्कूल के ज़रिए हज़ारों ज़रूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए लगातार कोशिशें की हैं। आज देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर लगातार उसको बेहतर बनाने को लेकर काम हो रहा है। हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, स्किल सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन कोशिशों को? हाँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले, वो बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद हमने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है, चाणक्य यूनिवर्सिटी। उसको देखते हुए पॉलिसी के बाद डिसाइड किया। पहले थी मन में, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ क्या काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है पहले। अभी है कि जो मर्जी हम कर सकते हैं, उसमें शिक्षा दे सकते हैं। तो प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी, और प्राचीन जो शिक्षा थी, वो गायब होती जा रही थी। उसको ले रहे हैं उसके अंदर यूनिवर्सिटी में, और इतनी डिमांड हो गई है उसमें बहुत ज़्यादा। वो नेचर से कनेक्टेड है एक किस्म से। हमारी प्राचीन सारी जो सभ्यता रही है उसके ऊपर। और स्टूडेंट्स को जो गरीब है उनको डोने वो देते हैं स्कॉलरशिप। अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स रिमेन ऑन रोल ऑल द टाइम अराउंड द ईयर। तो उनको जो गरीब होते हैं उन एक फॉर्मेट बना रखा है, वो फॉर्मेट में भर के भेजते हैं। वो उस परफॉर्मा को फिर चेक कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं, फटाफट सारा काम होता है, स्टाफ रखा हुआ है काफ़ी। तो उसको सारा निकलता है। तो उनकी जहाँ तक भी पढ़ना चाहे, वो मेडिकल में जाए, आगे नीचे 10th क्लास से शुरू है। जी। कई वो नीचे क्लास में भी देते हैं। तो फिर जी। इसी तरह कॉलेज है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है देश के अंदर होना। वो होने से कोई भी गलत काम नहीं होगा जल्दी से, जी, और बिल्कुल। सोच समझ करके ही करते हैं उनके। बिल्कुल। हमारे अंदर अशिक्षा बहुत है देश के अंदर। अभी बढ़ती जा रही है, 60% से भी ज़्यादा थोड़ी हो रही है एजुकेशन में पॉपुलेशन की। पहले तो बहुत 20-25% थी, वो भी बिल्कुल नीचे क्लास में। बिल्कुल। डॉक्टर जिंदल, जब बढ़ता शिक्षा जा की रहा है बात हो वो। या स्वास्थ्य की बात हो, हम जानते हैं कि समाज के हर तबके का सहयोग भी ज़रूरी है। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पुरज़ोर समर्थक रहे हैं। जब हम एक डेवलप्ड कंट्री के विज़न को जल्द से जल्द पूरा करने की बात करते हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम उद्योगपति हैं, उनका रोल कितना अहम हो जाता है? देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा विरोध है। कुछ उद्योगपति मेरे से नाराज भी है, इसीलिए कि ये सीएसआर जो बना था 10 साल 8 साल पहले, उसमें मेरा ही उसमें काम था, थोड़ा सा किया था, भगवान की दया रही। तो 15 साल तक मैं लड़ता रहा गवर्नमेंट के साथ। 4 गवर्नमेंट चेंज हुई थी, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे। तो लड़ते लड़ते आखिर में हुआ ये सीएसआर, लेकिन वो भी अधूरा रह गया। 2% किया उन्होंने। फिर मैंने कहा भाई 5% तो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नेट ये अपने इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, दे आर सेल्फिश बाय नेचर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो वो इतना कमाते हैं कि कुछ भी करते हैं, कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये करते हैं। पहले करते थे ज़्यादा, अब कम हो गया। लेकिन करो ना करो, वो उससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन उनको ये समझना चाहिए हमारा देश गरीब है, तो इसके अंदर भी एक पार्ट हम अदा करें। तो और वी स्पेंड crores of rupees in vulgar display of our wealth। हम बजाय उसके बाहर ज़्यादा करके शादियाँ करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं और व्यर्थ में वो करते हैं। बीमारियां आती हैं, फौरन जाकर के इलाज कराते हैं। सिर में दर्द हो गया तो फौरन जाकर इलाज कराते हैं। तो वैसे वो अगर अपनी मर्जी से काम अडॉप्ट करे, हर एक इंडस्ट्री बड़ी 10 करें, मीडियम 4-5 करें, स्मॉल इंडस्ट्री है तो एक करे, 2-4 मिलकर के एक करे, तो लाखों इंडस्ट्रीज है हमारे देश में। 6 लाख विलेजेस है, गांव है, तो गांव के अंदर मिजरी ज़्यादा होती है। तो अगर अडॉप्ट करके 5-7 एमिनिटीज प्रोवाइड करें, पोर्टेबल वाटर है जैसे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उनका हाइजीनिक कंडीशन, ऐसे 6-7 भी टॉप की जो खराबियाँ उनको सुधार करने लगे, सारा काम गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दे तो। और करती तो है गवर्नमेंट, अब करने लग गई है। अब तो 8-10 साल से बहुत काम किया है, कर रही है, लेकिन पहले इतने सालों से हुआ नहीं। कहते हैं कि भाई आज़ादी मिलने के बाद बहुत तरक्की हुई है, मैं समझता हूँ कुछ नहीं। जो होना चाहिए था उसकी 20% भी नहीं हुई, सारा खराब हो गया काम। अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि समझेंगे कि पॉलिटिशियन की बुराई करते हैं, और कहते हैं मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है। लेकिन है ये बात कि CSR की तरफ ध्यान नहीं था, अब हुआ है। अब मैं उसको, मेरे स्ट्रगल को जारी रखा हुआ है इतने दिनों से। प्राइम मिनिस्टर से मैं मिला था थोड़े दिन पहले, कहा था मेरा कोई पर्सनल और बिजनेस का काम नहीं होता है। मैं इसी तरह से कहा था कि भाई इनके ऊपर थोड़ी सख्ताई करें, ज़्यादा पैम्परिंग ना करें। वो ठीक है, इंडस्ट्री जो है बहुत रोल अदा करती है तरक्की की तरफ। वो रोल करती है, मतलब न कि लोगों की भलाई के लिए, अपने सेल्फिश मोटो के लिए, क्योंकि उनको अपना फायदा होता है। जैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो कितना रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, जनरेट करते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट देता है करोड़ों लोगों को। नहीं तो क्या हो जाए, इंडस्ट्री ना हो तो, एम्प्लॉयमेंट ना हो तो। एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाते हैं, और कितना काम अच्छा अच्छा होता है इंडस्ट्री से। लेकिन वो इंडस्ट्रीज को जान करके भलाई नहीं करते, वो अपना इंटरेस्ट। अभी ऐसे भी है जो लेबर को, वर्कर को, उनको अपना हक भी नहीं देते। प्रोविडेंट फंड जो है उसमें भी गड़बड़ करते हैं, पूरी नौकरी भी नहीं देते, मिनिमम वेजेज एक्ट को वायलेट करते हैं। तो अब मैं बुराई करता हूँ, मेरे रिश्तेदार, भाई बंद, भतीजे बहुत इंडस्ट्रीज है बड़े बड़े, तो वो कहते दादाजी आप क्या करते हैं ये ऐसी बात। मैं तो करता भी करना, सच बोलना अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, तो मैं कह देता हूँ। तो सबको मेरी यही है कि अर्थ प्रार्थना है कि उस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, और भगवान की ग्रेस जो है वो हर वक्त तैयार रहती है, आपके ऊपर शावर होगी। माई industrial friends, I humbly request you, my humble submission to you, to discharge your responsibility very liberally and generously। डॉक्टर तो जिंदल, आपका भगवान उद्धार करेंगे। जी जी, डॉक्टर जिंदल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जिंदल। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।